नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी गजदंत। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मी के कटाक्ष की महिमा आज इतने वर्षों बाद समझ पाई। चाहने पर निश्चय ही श्रीपति प्रिया कामदेव के कठिन बाणों को व्यर्थ सिद्ध कर सकती है, ऐसा नहीं होते वर्ष। शायद नियति की तर्जनी का आदेश ही उसे मेरे पास उसकी नई नौकरी का पहला अवकाश पिता ने खींच लाया था। एक तो गर्मियों में नैनीताल का प्रत्येक गृह अतिथियों से भरा रहता है, उस पर मेरा बंगला तो उनके विशेष आकर्षण का केंद्र था। एक और चाइना पिक की उत्तुंग चोटी और दूसरी ओर जगमगाती बत्तियों के साथ किसी अज्ञात बंदर ग्रह पर लंगर डाले जहाज सा खड़ा बिरला विद्या मंदिर, सुदूर नैना देवी के मंदिर की ठुनकती घंटियां और अयार की वह अनोखी बया मेरे आत्मीय स्वजनों को प्रतिवर्ष खींच लाती। उस बार भी मेरे यहाँ पूर्ण कुंभ जुटा था। इसी से मैंने निम्मी को अपना हाथ बटाने बुला लिया था। मैं जब भी उसे बुलाती उसकी माँ उसे सहर्ष भेज देती। तुम्हारे पास 10-20 दिन रह लेती है तो लड़की का चेहरा निकल आता है। घर पर तो दो जोन खाना भी नहीं जुटा पाती अभागी को। निम्मी की माँ तारा मेरे दूर संपर्क की ममेरी बहन थी। कभी 7-8 थन गाय भैंस मकान दुकान सब कुछ था, किंतु धीरे धीरे उसके पति का विलासी स्वभाव उसे पथ की भिखारिणी बना गया था। जब पिता ने पुत्र की गतिविधि देखी तो उसे बांधने सुंदरी तारा से फेरे फिर वह चाय की दुकान खोल दी, किंतु दुकान पर भी रसप्रिया ग्राहिकों की भीड़ जुटने लगी। बिना पैसों के ही ग्राम की तरुणी विधवाओं और अनबिहाई किशोरियों के कंठ सिक्त होने लगे। और एक दिन तारा के वृद्ध ससुर के पीड़ित हृदय के साथ साथ पति की दुकान भी बैठ गई। फिर उसके मनचले पति ने डेली पैसेंजरी का सर्वथा मौलिक धंधा अपनाया। नित्य अल्मोड़ा जाता, गुड़ चाय साबुन मिश्री थैलों में लाता और घर पहुंचाता। पर कुछ ही महीनों में फिर नारी की नित्य नवीन फरमाइशों ने पुरुष के दुर्बल चित्त को पराजित कर दिया। टिकुली रंगीन फुंदे और सुवासित केश तेल निःशुल्क ही वितरित होने लगे। 2 पुत्रियों का पिता बन जाने पर भी उसके निरंकुश स्वेच्छाचारी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु जितने ही अकर्मण्य मेरे बहनोई थे, उतनी ही कर्मठ थी मेरी बहन तारा। उसी ने अमानवीय धैर्य से बंधक धरे खेत छुड़ाए, बेलों की जोड़ी ली और रिक्त खूटे से एक अधेड़ सी गाय भी पाल ली। उसी की बड़ी पुत्री निम्मी अब 17 वर्ष की हो चुकी थी। देखने में सुंदर, ढोलक लेकर सोहर बनने गाने में, चौकपुर अल्पना देने में बेजोड़ थी, किंतु स्वास्थ्य की पूंजी थी अत्यंत सीमित। तुमने बड़े पुण्य किए हैं तारा, मैं कहती। लड़की की यही गड़न रही तो 7-8 साल तक तुम्हें इसकी विवाह की चिंता से दूर रहना पड़ेगा। ठीक ही कह रही हो दीदी, वह एक लंबी सांस खींचकर कहती। पर हमारे समाज को तो तुम जानती ही हो, पराई अनबिहाई बेटियों की उम्र तो उनकी जीवा पर रहती है। जितने दिन भी निम्मी मेरे पास रहती, मैं गृह कार्य से जीवन मुक्ति पा लेती। मेरे उठने से भी पहले वह ना जाने कब उठ नहा धो चाय का पानी चढ़ा देती। कौन अतिथि कलई का गर्म गिलास थामता है, किस ट्रे का आडंबर पसंद है, सब उसे कंठस्थ रहता। वह सब की बैठी निपटाती, उधर वह टोस्ट से एक अंडे उबाल नाश्ते का आयोजन कर डालती। उस पर को भी कुशलता से निपटा कर स्वयं ही सब्जी काट छौंक दाल चढ़ा चावल बीनने बैठ जाती। जब हम खाना खा लॉन में पहाड़ की क्षण स्थायी धूप का आनंद लेकर बैठते तो वह अपना कोई अधबुना स्वेटर या मोजा लेकर सी के खटखटाने लगती। लगता था विधाता ने उस परिश्रमी किशोरी का एक एक पल पूर्व नियोजित कर उसे सिखा पढ़ा दिया है। उसी वर्ष उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। इसी से परीक्षा के परिश्रम ने कमनीय चेहरे की कांति को मलिन कर दिया था। फिर भी उजड़ जाने पर दिल्ली तो दिल्ली ही थी। उस साल ठंड बेहद थी और उसके पास पहाड़ी ऊँट का एक खुरदुरा सा कार्डिगन था। इसी से मैंने उसे अपना एक काला शॉल निकाल कर दे दिया। उसे ही ढाप ढूप वह चूल्हे के पास रोटी सेकने बैठी तो मैं देखती रह गई। शॉल का जीर्ण कलेवर भी जैसे उसकी लावण्य द्युति से नवीन हो उठा। इधर मैं जानबूझकर ही उसे जनेऊ, शादी, मुंडन, निमंत्रणों में साथ ले जाती। उसकी माँ ने मुझसे बार बार कहा था कि कहीं कोई सुपात्र दिखे तो सूचित करो। उसका रूप निश्चय ही देखने वालियों का कौतूहल जागृत कर देगा। होता भी ऐसा ही। महिलाओं के नाना प्रश्न मुझे बीत देते। कौन है जी ये, किसकी बिटिया है? और जहाँ मैं उसके अभागे जनक का नाम बताती, एक साथ ही कौतूहल में उठी 20 भ्रुकुटियां नीचे झुक जाती। कौन नहीं जानता तो उस रूप पिपासु आदमखोर को। एक बार तो सुना था बहुत सारी डोमनियां उसकी नाक काटने जा रही थी। किसी दयालु पुरोहित ने बीच बचाव कर उसे बचा लिया।
उस निरीह किशोरी का विवाह आकाश गहन मेघखंडों से आच्छन्न था, पर तभी उस धूमकेतु के क्षणिक प्रकाशपुंज ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर कर मुझे चौंधिया दिया। उसका सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, बेचारी को एक दिन नजले ने पकड़ लिया और फिर हो गया निमोनिया। और गिरिंद्र ने उसी वर्ष अपनी हाउस सर्जनी का कार्य संभाला था। नया नया मुल्ला था, इसी से शायद नमाज में दोहरा होता चला गया। कभी उसे सुई लगाता तो कभी टेम्परेचर लेता, कभी अकारण ही पसलियां खटखटाता तो कभी बाहों का सहारा दे उसे ग्लूकोज पिलाता। मामी, ये बेहद एनीमिक है, लखनऊ जाते ही मैं इनके लिए विटामिन की गोलियां भेजूंगा, कहता हुआ मुंह छिपाकर मैं हंस लेती। जी मैं आता कह दूं, अब तुझे लखनऊ पहुंचकर गोलियां नहीं भेजनी होगी गिरिंद्र। देखता नहीं, तेरा स्पर्श पाते ही अदृश्य विटामिनों का अबीर उसके कपोलों को रंग जाता है। 7वें दिन बुखार उतर गया और फिर एक दिन वह बड़े उत्साह से कहने लगा, मामी जी कहे तो इन्हें थोड़ा घुमा लाऊं, टहलने से थोड़ा बदलाव हो जाएगा। मेरे अधरों पर यत्न से छिपाए जाने पर भी छलक आए स्मित को देख वह सहसा खिसिया गया। हाँ हाँ, मैंने कहा घुमा निम्मी। शॉल उड़कर जाना समझी, और जब वह मेरे ही घातक आदेश का पालन करती शॉल में अपना सफ़ेद चेहरा ढांप गिरिंद्र के साथ पगडंडी उतरने लगी, तब स्वयं मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार उठी। छी छी, कैसा बचपना था मेरा। सब कुछ जानबूझकर मैं अभागिनी को सब्जभाग क्यों दिखा रही थी? क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षिनी ननद को नहीं पहचानती थी? अपने इस इकलौते सुदर्शन पुत्र को लेकर वह तो इसके जन्म से ही उसके और अपने भविष्य का सुनहरा जाल बुन रही थी। प्रतिष्ठा, सत्ता, वैभव और कीर्ति के छलनामय आकर्षण का मोतियाबिंद अब पूर्ण रूप से उसकी आंखों की ज्योति छीन चुका था। पराजय की मर्मातक वेदना को किसी समृद्ध परिवार की राजकन्या को बहू बनाकर वह भूलना चाहती थी। उसे क्या मेरी दरिद्र भतीजी का सौंदर्य बांध पाएगा? फिर क्या जीवन के लंबे अनुभव ने मुझे यह नहीं सिखा दिया था कि कर्तव्य और प्रेम के कठिन संघर्ष में कोई विरला ही प्रेम का पथ चुन पाता है? फिर भी जानबूझकर मैं उस दुस्साहसी बालक की बातें उन्हें ढील देती रही, जो यह जानकर कि उसकी डोर बहुत छोटी है और उसे शीघ्र ही पतंग नीचे खींचनी होगी, ढील पर ढील दिए चली जाता है। और वही हुआ जो ऐसी अवस्था में होता है। डोर सहित पतंग भी मेरे हाथ से निकल गई। दोनों नित्य एक ही जनशून्य पगडंडी का सूत्र पकड़कर उतरते और दिन डूबे लौटते। एक दिन मैं खिड़की पर खड़ी थी। कोहरे और सांझ के धुंधलके में वे दोनों शायद मुझे देख नहीं पाए। निमी का हाथ पकड़ गिरिंद्र उसे ऊंची ऊंची पगडंडियां फांद रहा था। अचानक उसने न जाने क्या कहा, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसी उन्मुक्त खिलहाट मैंने उसकी कभी नहीं सुनी थी। क्या बात है गिरिंद्र, मैंने कहा। क्यों, तुम्हारी माँ को लिख दूं क्या? मतलब क्या लिख दूं? क्या कह रही हो? उसके अनजान बनने की चेष्टा उसके आनंदी स्मित के साथ ही उसकी निकुली मूछों को आदर बना गई। बनो मत भांजे, मैंने कहा। कल जब निमी तुम्हें कोट थमा रही थी, लज्जा, समर्पण और असहायता की त्रिवेणी का संगम ना देख पाती, मैं ऐसी मूर्ख नहीं, समझे। आखिर 20 साल अपने उपन्यास कहानियों में तुम जैसे सैकड़ों जोड़ों को अपनी लेखनी में हाँक कर चला चुकी हूँ। पर सुनो गिरिंद्र, तुम्हारी माँ को मैं जानती हुए कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगी। क्यों? उसका दयनीय चेहरा मुझे तरस आ गया। इसलिए कि तुम्हारे दुर्भाग्य से निम्मी के पिता के वैभव का ही नहीं, चरित्र का पड़ला भी चुका हुआ है। तुम क्या सोचती हो मैं पैसे के लिए विवाह करूंगा? वह तो न क्यों। मैं क्यों सोचूंगी गिरिंद्र, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जन्म से पहले ही ऐसा सोच लिया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने एक नहीं अनेक बार मुझसे कहा है कि जब भी बहू लाएंगी तो ठोक पीट कर ऐसे ग्रह की कन्या लाएंगी जहाँ लक्ष्मी स्थिर आसन लगाकर विराजमान हो। तो तुम अम्मा को लेकर सब समझा दो ना मामी। क्या समझा दो? यही सब। और वह फिर लड़कियों की भांति लजाता लाल पड़ गया। मेरा पत्र और गिरिंद्र शायद एक ही डाकगाड़ी से निकले होंगे। उत्तर भी मुझे समय से ही मिला था, किंतु पत्र की कटु भाषा में यदि जलाने की शक्ति होती तो मैं निश्चय ही झुलस जाती। पत्र क्या था जिसे शायद जानबूझकर ही मुझे अपने दुस्साहसी प्रस्ताव सहित भस्म करने भेजा गया था। छी छी, तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी भाभी। और कोई नहीं मिला तुम्हें? वह नकट्टे रमेश की बिटिया ही रह गई थी मेरे लिए। तुम्हें तो पता है अब आगे ने शादी से पहले मुझे कैसी कैसी नंगी चिट्ठियां लिख मारी थी। तुम कहती हो गिरिंद्र को लड़की बेहद पसंद है, अपने ये प्रणय प्रसंग अपने कथानकों तक ही सीमित रखो, समझी। मैंने गुस्से से भुनभुनाकर चिट्ठी फाड़ दी। 3 महीने तक मुझे फिर उनकी कोई खबर नहीं मिली। चौथे महीने तार मिला, फौरन चली आओ। मेरे नंदोई रक्तचाप के पुराने मरीज थे, कहीं कुछ स्ट्रोक नहीं पड़ गया। मैं भागती भागती गई। मैं जानती थी तुम अवश्य आओगी।
ललिता ने मुझे बाहों में भर लिया। बड़ी ऊंची जगह से गिरिंद्र का रिश्ता आया है। कलकत्ता के पास रहते हैं वर्षों से। प्रवासी पहाड़ी परिवार है। लाखों का कारोबार है। समृद्ध समृद्धि सब एकदम ऊंची। उस पर इकलौती पुत्री। सोचा मैं लड़के को लेकर गई तो सहज रूप से खुल नहीं पाएगा। तुम्हें मानता भी बहुत है। एक ही सांस में सब कुछ उगल ललिता बुरी तरह हाँफने लगी। ना चाहने पर भी व्यंग से मेरे अधर तिलमिला उठे। मानता होता तो ऐसी बेवकूफी से मेरी दरिद्र भतीजी का रिश्ता फेर देता। ओह, लगता है तुम अभी भी उस सड़बिल्लेर युवा की बिटिया की बात भूली नहीं। अरे फिर वह कौन तुम्हारी सगी भतीजी है जी? क्षण भर पूर्व की स्नेह सौजन्यमय मेरी ननद सहसा कलह प्रिय रणचंडी बन गई। सोचा था तुम बंगाल में बहुत रही हो, उनके अदब कायदे जानती हो। फिर एक बात और भी थी। इस बार उसके प्रस्ताव के दुर्बल पक्ष ने सहसा उसकी वाणी को निस्तेज बना दिया। क्या? लड़की देखने में साधारण है, कुछ अंग दोष भी है शायद। वह फुसफुसाई। क्यों, लंगड़ी या कानी है? ना चाहने पर भी 2 दिन पूर्व बस स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई भतीजी के मलान अवसन चेहरे की स्मृति मुझे कर्कशा बना रही थी। तुम क्या सोचती हो जी, मैं क्या गिरिंद्र की सौतेली माँ हूँ जो उसके लिए कानी लूली लड़की लाऊंगी? वह तो सुना है जरा दांत ऊंचे हैं, इसी से तुम्हें बुलाया था। कहानियाँ लिखती हो और नायिका का ऐसा सुंदर वर्णन करती हो, निश्चय ही। मैंने इस बार भुनभुनाकर उसे बीच में ही रोक दिया। वाह, खूब कही, कहानियाँ लिखती हूँ तो क्या अपनी लेखनी से तुम्हारी भावी पुत्र वधू के ऊंचे दांत भीतर ठूस सकती हूँ? मेरी लेखनी केवल काल्पनिक नायिका का ही सौंदर्य संवारती है ललिता। यथार्थ को संवारने की शक्ति विधाता ने मुझे नहीं दी। मेरा मतलब समझी नहीं। उसका गला सचमुच ही रुंध गया। मैं चाहती हूँ उसी अपनी भाषा में उसे समझा बुझाकर यह कह दो कि लड़की बहुत अच्छी है। सूरत शक्ल कितने दिन टिकती है? अब अपनी किशोरी मौसी को ही ले लो। जवानी में कैसा नूर था चेहरे पर जब अधेड़ हुई तो मक्खियाँ भी नकने लगी। हटो जी, मुझे तो अभी अपनी मौसी उतनी ही सुंदर लगती है, मैंने कहा। पर अंत तक नाना तर्क वितर्कों के भंवर जाल में डगमगाती भांजे की भाग्य तारने की कर्णाधार बनी मैं ही उसे ठाकुरग्राम ले गई। कलकत्ता से 100 मील की दूरी पर बसा ठाकुरग्राम। नाम से ही ग्राम था। वैभव में किसी भी शहर के वैभव को फीका कर सकता था। सियालदा में जोशी जी अपनी इम्पाला गाड़ी लेकर स्वयं हमारी अगवानी करने को उपस्थित थे। उनकी वेशभूषा, उनका उच्चारण एकदम त्रुटिहीन था। पग पग पर हमें अपने अभिजातीय वैभव पद प्रतिष्ठा से अवगत कराते अपनी कोठी के हाथे में पहुंचे तो दिन डूब चुका था। झाड़ फानुसों की झनकती घंटियों के साथ लोह श्रृंखलाओं में जकड़े उनके खुंखार अल्सेशियन भी की भौं भौं चमकती वर्दी में काले चेहरों पर पॉलिश सी किए सतर खड़े उनके संथाल बैरे बटलर देख हम दोनों बुरी तरह प्रभावित हो चुके थे। इस कमरे में मैंने आपके रहने की व्यवस्था की है, कहा उन्होंने। जिस जादुई कमरे का चमकता द्वार खोला उसका वैभव हमें फिर चौंधिया गया। कमरा क्या था, किसी 5 स्टार होटल का सजा संवरा कक्ष। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने आतिथ्य में उसने सामान्य सी भी त्रुटि नहीं रहने दी। अभी तक हम गृह स्वामिनी से नहीं मिले थे, पर जब गृह स्वामी की ही ऐसी परिमार्जित रुचि थी तो स्वामिनी भी निश्चय ही ठसकेदार होंगी, कैसी ही संपन्न रुचि क्यों ना हो। जहाँ तक व्यक्तित्व का प्रश्न था, गिरिंद्र किसी भी कसौटी में खरा उतर सकता था। उसकी मुझे चिंता नहीं थी, किंतु कन्या यदि अपने पिता पर पड़ी होगी तो निम्मी के कमनीय चेहरे की स्मृति बड़ी सुगमता से स्वयं उसका भविष्य संवार लेगी। मैं मन ही मन प्रसन्न हुई थी। जोशी जी के चमकते जूतों से लेकर डिनर जैकेट, वाइल्ड शर्ट का स्टिफ कॉलर, सब कुछ बेजोड़ था, किंतु उसके बौने कद और चेहरे ने जैसे उनके वैभव और वेशभूषा पर झाड़ू फेर कर रख दी थी। एकदम ही बौना कद, तंग पेशानी, इतनी बारीकी से तराशी गई दाढ़ी की ठुड्डी एकदम ही नंगी लगती, चेहरे को अश्लील बना गई थी। माथा संकुचित तो था ही, उस पर कुटिल आंखों के सानिध्य ने उसे और छोटा बना दिया। मोटे अधर ऊपर से पतली होने पर नीचे से सहसा फैल गई नासिका के कुछ कुछ फूले नथुने देखने वाले को सहमा देते। कुल मिलाकर चेहरा एक विलासी कामुक क्रूर व्यक्ति का ही लगता था। उस प्रौढ़ संसारी व्यक्ति का लोह पंजा किसी की कलाई को एक बार पकड़ सहज में छोड़ने वाला पंजा नहीं था। जोशी जी हमें बड़े ही स्नेहपूर्ण सौजन्य से अपने खाने के कमरे में ले गए और घुमा घुमा कर अपना अपूर्व संकलन दिखाने लगे। क्लेजदार झाड़न से हाथ पहुंचती मिसेस जोशी नम्रता से अभिनंदन की मुद्रा में दोहरी होती हमारी ओर बढ़ी, तो उनकी असंख्य ठुड्डियों के बीच से उनका चेहरा ढूंढने में मुझे समय ही लगा। कटिहीन भीमोदर उनकी हर पदचाप के साथ यतन से जमाई गई जैली ही की भांति हिल रहा था। यह महिला
कैसे उठ बैठ पाती होंगी, मैं यही सोच रही थी कि सहसा उनकी किसी दूध पीती बच्ची किसी आवाज ने मुझे दूसरा धक्का दिया। उस विशाल शरीर के अनुपात में किसी पिद्दी किसी चींची के स्वर ने हम दोनों को एक साथ चौंका दिया, जैसे किसी उत्तंग देवालय की छत से लटकी कोई नन्ही सी घंटी खनकी। आइए आइए, पहले खाना खा लें, एकदम ठंडा हो जाएगा। उन्होंने अपने एक भुजंग से काले चुचंदर बैरे को आदेश दिया। ऐ एकदम ठंडा हो जाबे। ए आलोटा निभिए दे तो रे। मेज पर लगी मोमबत्तियों के प्रकाश में जोशी दंपति ने फिर हमें अपने अपूर्व व्यंजनों की सुगंध से बेहोश सा कर दिया। मेरा बचपन कौशार्य रियासतों में बीता है। उस दिन उन्हीं विस्मृति दरबारी भोजों की स्मृति मुझे विहल कर उठी। हमारे पीछे खड़े दक्ष बैरे जैसे चतुर्भुज किसी चार चार भावों से हमें परिवेशन करते जा रहे थे। बेबी, सहसा बड़े ही नाटकीय ढंग से किसी पूर्वाभ्यास किए सूत्रधार की ही भांति जोशी जी ने पुकारा। एक साथ ही हम दोनों पर्दे की ओर उठे। मुझे तो आज भी यही लगता है कि कमरे की बत्ती भी उस दिन पुत्री के व्यक्तित्व के दुर्बल पक्ष को रहस्यमय ढंग से छिपाने के लिए बुझाई गई थी, और उस कैंडल लाइट डिनर के आयोजन में जोशी जी का चतुर मस्तिष्क बहुत पहले ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह रच चुका था। ही कर अपनी विलंबित विदेशी मीट से हमें घायल करती बेबी माता और पिता के बीच बैठ गई। उसे आने और कुर्सी पर बैठने में मुश्किल से 2 सेकंड लगे होंगे, किंतु उस संक्षिप्त अवधि में भी हमने उस विचित्र शरीर की ज्यामिति बांच ली थी। लड़की ने माँ का स्वास्थ्य पाया और पिता का करदे चेहरा, किंतु उन अधरों को चीरते फाड़ते जो 2 लंबे दांत सीधे आकर हम दोनों के कलेजे में धस गए थे, वह निसंदेह विधाता का सर्वथा मौलिक प्रयोग था। मैंने एक से एक मोटी लड़कियां देखी, किंतु वह मोटापा स्वयं अपने में एक अनोखी मिसाल थी। कसे हुए हंस ब्लाउज में मांस की अनावश्यक परतें कंठ के नीचे गाल ग्रह बनी लटक रही थी। उधर बैल की सी भाव शून्य आंखें, पिता के से ही सेम के बीच के से नथुने और भयावह गजदंत। मैं चेष्टा करने पर भी दोबारा उसकी ओर आंखें नहीं उठा पाई। उसके आते ही पूरे कमरे में एक मनुष्य छुप्पी ने घेर लिया। दीवार पर टंगा रवि वर्मा अंकित दक्षिणी सुंदरी का भव्य तैलचित्र, सौराष्ट्र का अर्णा भैंसा, सब मेज पर सवरे एक एक व्यंजन जैसे मक्खियां तैरने लगी हों। मुझसे एक कौर भी नहीं निगला गया। मैंने कनखियों से काक दृष्टि से देखा। मेरा भांजा भी रुमाली रोटी का रोल सा बना आलू दम के आलू में बिलियर्ड सा खेल रहा था। मेरा मन अकारण ही मन मयूर सा नाच उठा। अब निश्चय ही मेरी निम्मी का मैदान साफ था। पर आश्चर्य भी हुआ था कि इस युग में जहाँ बदसूरत कपोल ठुड्डी, यहाँ तक कि कुरूप नासिका को फिर प्लास्टिक सर्जरी से संवारा जा सकता है, वहाँ जोशी जी पुत्री के इस मनहूस गजदंडों से मुक्ति कैसे नहीं दिला पाए। थोड़ी ही देर में बेबी खाने से खेलकर उठ भीतर चली गई। मैंने देखा कि उस बुलंद इमारत का आगा पीछा समान रूप से अनाकर्षक था। उधर चाणक्य भी अपनी शिखा की बेदी घाट खोलने लगा। आओ बेटा, गिरिंद्र को उन्होंने अपनी तर्जनी के आदेश से उठा लिया। तुम्हें हम अपना क्लब दिखा लाए। जरा देख तो लो कि चाहने पर मनुष्य कैसे कैसे जंगल में भी मंगल रचा सकता है। कमरे की मनहूस चुप्पी में गुदगुदे कालीन को व्यर्थ ही अपने पैर के अंगूठे से कुरेदती मैं कन्या की जन्मदायिनी के साथ अकेली रह गई। बहन, अच्छा दिन है, तुम अपनी स्वीकृति दे दे तो हम भी रोली तिलक ले आए। मैं संभलती कि इससे पूर्व ही उस व्यवहार कुशल महिला की गुदगुदी मांसल हथेली में मेरा हाथ डरे सहमे कबूतर सा फड़फड़ा रहा था। इसके दांत, वह एक पल को कुछ सकुचाकर फिर दबंग बन गई। निसंकोच धारा प्रवाह वाणी में उन विलक्षण दांतों का परिचय देने लगी। कुछ ऊंचे हैं, पर लड़की मेरी गाय सी सीधी है बहन। कोई 10 जूती भी मार दे तो चू ना करे। वैसे इसके पिता इसे सबसे प्रसिद्ध डेंटल क्लिनिक में भी दिखा चुके हैं, पर दुर्भाग्य से कोई भी इन्हें तोड़ने को राजी नहीं हुआ। कहते हैं इन अभागे दुश्मन दांतों की जड़ें उसके दिमाग से जुड़ी हैं। हो सकता है तोड़ने पर मानसिक संतुलन खो बैठे। वह तो बिना दांत तोड़े भी शायद खो बैठी है। मैं कहने को ललक उठी। सचमुच ही उसका मंगोल चेहरा किसी वज्र मूर्खा का ही था। देखिए, मैंने गंभीर स्वर में कहा, यह बात तो गिरिंद्र ही बता सकता है। उसी से पूछ ले। हो सकता है मेरे सामने संकोचवश कुछ कह ना पाए। आप क्लब ही जाकर उससे पूछाइए। मैंने बड़े कौशल से फिर अपने गले का फंदा काटकर दूर फेंक दिया। ओ धन्यवाद, कैसी विलक्षण सूझ है आपकी। तभी तो आपकी कहानी इतनी दिलचस्प लगती है मुझे। मैं अभी जाती हूँ। क्यों बहन जी, बेबी को भी ले जाऊँ? एकदम कठपुतली सी ठुमकती वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। हाँ हाँ, ले जाइए ना, शायद खाने की मेज पर ठीक से देख ना पाया। मेरा तीखा व्यंग तेल से सने पात्र पर जल की निरह बूंद सा ढलक गया। थोड़ी देर में माँ बेटी बौने सर्कसी जोड़करों की तरह सी जोड़ी को विदा देख मैंने निश्चिंतता की सांस ली। पर मैं क्या जानती थी, उसे माँ के साथ भेजने में मेरा कुटिल अभिप्राय जान लेने को
छोड़ी गई मूठ की ही भांति स्वयं प्रेरक को भी निष्प्राण कर देगा। बड़ी देर बाद जब उत्फुल्ल परिवार क्लब से लौटा तब वाराह दंती बेबी का निर्विकार भाव शून्य चेहरा भी प्रसन्नता से दमक उठा। जो शाहीन ने उसे मेरे पैरों पर लगभग ढकेल ही दिया। पैर छू इनके, आज से ये तेरी ममिया सास है। मैं एक क्षण को स्तब्ध रह गई। तब क्या भागा जानबूझकर आंखें बंद कर कुएं में कूद पड़ा? रात्रि के एकांत में अगल बगल सोने पर भी मैं उससे एक शब्द नहीं बोल पाई। कौन कहता है कि देवता भी स्त्री चरित्र को बांच नहीं सकते। दूसरे दिन ही हमें जाना था। इसी से बड़े तड़के ही जोशी दंपत्ति ने हम पर उपहारों की चांदमारी सी कर दी। हीरे की अंगूठी, मखमली थैलों में सोने की मोहरें, घर भर के लिए बंगाल की प्रणामी प्रथा अनुसार भारी भरकम साड़ियां, बाग बाजारी रसगुल्ले और भीम नागी संदेश। स्वयं अपनी ही भारी और गंजा की असली जरी को सहलाती मैं अपने शक्त विशक्त चित्त की वेदना भी एक क्षण के लिए भूल बिसर गई। विवाह की तिथि भी उन्होंने उसी दिन निश्चित कर तीसरे ही महीने विवाह भी निपटा दिया। गिरिंद्र मेरी इकलौती ननद का इकलौता पुत्र था। इसी से यह कैसे हो सकता था कि मैं न जाती। मैं गई, पर उस आनंद और महा उत्सव में के बीच काले शॉल में लिपटे डबडबा सफेद चेहरे की स्मृति मुझे रह रहकर व्याकुल कर उठती। मुख में कलकत्ते का स्पंजी रसगुल्ला दबा रहने पर भी स्वाद बीच बीच में स्वयं ही कड़वा हो उठता। बहू आई और साथ में आया समुद्र मंथन से निकला रत्नों का स्फुताकार अंबार। टेलीविज़न, गाड़ी, स्टीरियो, इंपोर्टेड फ्रिज, डिनर सेट, चांदी के सेट, उन सब की चकाचौंध के बीच अधरों से बाहर लटके गजदंतों को देखने की किसी की लालसा न थी और न ही अवकाश। कोई साड़ियों की जड़ी तौल रही थी तो कोई कंठार के हीरों पर न्यौछावर हो रही थी। कोई अनोखे फ्रिज का चिकना कपाट खोल ऐसी ललक से भीतर झांक रही थी जैसे नई बहू का घूंघट टूटा सलोना चारा पहली बार देख रही। ललिता को तो दम मारने की फुर्सत नहीं थी। इधर इधर भागती, कभी मिठाई के डब्बे संभालती, वह पुराने दमे की मरीज की भांति हाँफती जा रही थी। अरे ललतो, उनकी जेठानी ने दूर से अपने भारी कंठ की बंदूक दागी। बूंदी के लड्डू तो डबल सेज के होंगे री, जरा संभल के तोड़ियो, कहीं उनमें भी मोहरे ना भरी हो तेरी समधी ने। साथ ही रत जगह की रत्नारी उनिंदी बीसियों आंखें चमकी और बन्ना घोड़ी गाए गए। बेहया गिरिंद्र नहीं बहू के सोने के गुच्छे में फ्रिज की चाबी पिरो रहा था। एक बार भी उसने सिर उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं कहा। समझ गई बेचारा स्वयं ही अंतरात्मा के चाबुक की सड़ासड़ मार से तड़प रहा है। मैंने सामान कार में रखवाया। चलने लगी तो ललिता ने हाथ पकड़ लिया। हाय, एक दिन तो रुक पाती, बहू का पूरा सामान भी तो ना दिखा पाई तुम्हें। उनके स्वर में स्नेह का लवलेश भी नहीं था। उस कंठ का अहंकारी एक बार फिर मेरे कटे घाव पर नमक बुरक गया। जो देखने लायक चीज थी उसे तो देख लिया ललिता, अब सामान देखकर क्या करूंगी। काले शॉल वाला चेहरा मेरे सामने बैठ गया, जैसे स्वयं मुखराबन प्रतिशोध ले रहा था। अरे हाँ, तुम्हें तो बताना भूल गई। तर्प दीप्त स्वर अब उसने शायद जानबूझकर ही आसपास खड़ी महिलाओं को सुनाने के लिए ऊंचा कर दिया। द्वाराचार में बहू के नाम का 1.25 लाख के बीमे का कागज भी रख दिया था समधी ने। अच्छा, चलते चलते फिर मैंने भी अपनी दरिद्र भतीजी के अपमान का पूरा पूरा बदला ले लिया। यह कहावत तो आज तक सुनी ही थी ललिता कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आज उसे चरित्रार्थ होते हुए भी देख लिया, मैंने कहा, और देशी उस तरह की धार सी अपनी व्यंग्यात्मक घातक हंसी से ननद को घायल कर तेजी से सीढ़ियां उतर गई।